जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे मॉनसून ने खोली पोल, जनता रही बोल की। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक देते ही चुनौतियां बढ़ा दी हैं। पर्वतीय राज्य में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड और जलभराव आम हो जा रहे हैं। इसी तर्ज पर मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं देर रात मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश से एक बार फिर तबाही दिखाने वाले और सवाल खड़े करने वाले आपको बता दें काम हुए हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर वाटर बैंड के पास पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से सड़क किनारे बना रेस्टोरेंट ध्वस्त हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे न जाने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 4 धाम यात्रा का भी समय है और ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 4 धाम यात्रा को भी अगले 2 दिनों के लिए रोक दिया गया है। सबसे ज्यादा चिंता राजधानी देहरादून में देखी गई, जहां प्रेमनगर नंदा की चौकी के पास नेशनल हाईवे पर 16 दिन पहले बना पुल बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। पुल पर बड़ा गड्ढा बनने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। जिलाधिकारी ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि गड्ढा अप्रोच रोड पर है, तो वहीं लगातार आपदा और व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष और जनता में आक्रोश है, जिससे मानसून में सरकार के इंतजामों पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने कई सवाल सरकार की कार्यप्रणाली से जोड़कर खड़े किए हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में देर रात से हो रही झमाझम बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश की कई सड़कें बाधित हैं। वहीं 4 धाम यात्रा को भी अगले 2 दिन के लिए एहतियातन बंद रखा गया है। वहीं राजधानी देहरादून में हाल ही में 16 करोड़ की लागत से बना प्रेमनगर नंद की चौकी पर पुल महज 16 दिनों में ही कुछ ही घंटे की बारिश में वॉश आउट हो गया, जिसको लेकर सुबह से ही विपक्षी दलों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी के साथ सरकार के मॉनसून दावों पर हल्ला बोला है। वहीं जिलाधिकारी ने भी इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई दोषियों पर करने की बात कही, जिस पर राजनीति अब अपने चरम पर है। साथ ही भारी बारिश को लेकर मौसम का अलर्ट अगले 2 दिन के लिए जारी है। देखिए, एक तो जैसा मैंने जानकारी ली तो पुल नहीं धंसा है, उसकी अप्रोच रोड जो है वो कुछ उसमें गड्ढा हो गया है। वहाँ से जो मिट्टी थी वो बह गई है या धंस गई है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। और अगर कहीं कोई कमी होगी तो जांच कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जांच तो होगी, क्योंकि निर्माण पर किसी भी प्रकार की गुणवत्ता से समझौता हमारा कोई भी जो है इरादा नहीं है और हम कभी भी जो है गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं। जो नंदा की चौकी का जो ब्रिज अभी रिसेंटली जैसे ओपन किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था, उसकी अप्रोच रोड में स्कोरिंग के कारण एक गड्ढा हो गया। उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करके अगले 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसे ओपन किए जाने का विभागीय अधिकारियों के द्वारा कहा गया है। और चीफ इंजीनियर PWD ऐसी PWD वहाँ मौके पे हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा रही है। अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो ही गए हैं, इसकी जाँच की जानी चाहिए। ये क्यों जो है यहाँ से जो बैठ गया ये हिस्सा, इसमें क्यों पहले ध्यान नहीं दिया गया है। और निश्चित रूप से जो भी कमी इसमें ठेकेदार की हो, अधिकारियों की हो, जांच करनी होनी चाहिए और जांच के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार का इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा नमूना कुछ नहीं हो सकता। पिछली बरसात में ये पुल टूटा था, 1 साल तक वैकल्पिक मार्ग चलता रहा। वैकल्पिक मार्ग जब ध्वस्त हो गया तो अधूरा बना हुआ पुल खोल दिया गया और आज इस पुल का हालत आप देख रहे हो। 16 दिन में 16 करोड़ रुपए स्वाहा, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, 16 दिन हुए। एक पखवाड़े में एक पुल राज्य की राजधानी का, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये राजधानी का पुल है, राजधानी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने वाला पुल है। पूरे देहरादून शहर को पछवा दून से जोड़ने वाला पुल है। देहरादून के सहसपुर से लेके, विकासनगर से लेके, कालसी से लेके, सैया से लेके चक्राता और हिमाचल के बॉर्डर तक ये पुल जोड़ता है। और ये पुल 1 साल में सरकार बना नहीं पाई,
एक साल में जब वैकल्पिक मार्ग ध्वस्त हो गया तो अधूरा बना हुआ पुल खोल दिया गया और आज आप हालत देख रहे हो 16 दिन में 16 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ ये पुल जिस प्रकार से ध्वस्त हुआ है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। नहीं, देखिए, विभागीय अधिकारियों को थोड़ा सा ऊपर से पेच कसने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मुख्यमंत्री घोषणा करने के बाद कुछ बचता नहीं है प्रदेश के अंदर, क्योंकि वो सर्वोच्च नेता होते हैं और अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसको धरातल पर आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं जैसा उनको करना चाहिए, और मेरी भी ये शिकायत है, क्योंकि मैं भी नॉक करता रहता हूँ, अधिकारियों को बोलता रहता हूँ कि भाई ये घोषणा है तो उसको अमल में लाना चाहिए और आपको ठीक प्रकार से काम करना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश जारी है, वहीं अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दे दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक मानसून को लेकर तैयारी का दावा कर रही सरकार पर विपक्षी दलों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसकी वजह 16 दिन में ही 16 करोड़ का टूटा ये पुल इसका गवाह है। पुल के दोबारा क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोक निर्माण कार्य की गुणवत्ता और जिम्मेदार एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई और पुल की स्थिति का निरीक्षण शुरू किया है। फिलहाल एहतियातन पुल पर आवाजाही रोक दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि इस बारिश के मौसम में जनता का पैसा पानी की तरह बह जाना कई सवाल विकास के कामों और दावों को लेकर आम जनता के बीच जरूर खड़ा करता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में बीजेपी से राजेश बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, और यूकेडी से दीपक रावत जी, केंद्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से पंकज छेत्री जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत राजेश बिष्ट जी के साथ में कर लेते हैं। राजेश जी, एक बार फिर से बारिश ने पोल खोल दी है। प्रदेश क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से देखें पहाड़ी प्रदेश है और प्रकृति की तरफ से हमें बहुत कुछ खास मिला है, लेकिन उतनी ही मुसीबतें भी हमें कुछ खास मौसमों में देखनी पड़ती है। बारिश के लिए पर्याप्त इंतजाम न किए जाने का आरोप विपक्ष की ओर से आप पर लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? गरिमा जी, देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश की जो सरकार है निरंतर 2 पंचवर्षीय से उसका प्रयास है कि प्रदेश के अंदर चाहे यात्रा के मानक हों वो सुगम होने चाहिए, चाहे ये भूस्खलन के मामले आ रहे हैं और ये अतिवृष्टि जिन जिन जगहों पर हो रही है, निश्चित रूप से वहां पे सरल व्यवस्था होनी चाहिए, सुगम व्यवस्था होनी चाहिए और सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से नंदा की चौकी में हम लोग देख पा रहे हैं और आपकी रिपोर्ट में जैसे समझ आ रहा है, इसमें निश्चित रूप से जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को किया गया, चाहे वो ठेकेदार हैं या वो अधिकारी हैं जिन्होंने इस जगह को उनको पास करके दिया या जो काम खत्म हुआ उसको हैंडओवर उन लोगों ने काम किया, ये जरूर इन सब की बड़ी लापरवाही है और इस पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए कि जो सरकार जिस नियत से काम करना चाह रही है, जो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हमारे लोगों को व्यवस्था देना चाह रही है, अगर उसमें इन लोगों के द्वारा ऐसी बहुत घोर लापरवाही वाली हरकतें हो रही हैं और अगर इस तरह में भ्रष्टाचार के ऐसे मामले होते हैं तो इनके ऊपर त्वरित और कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। जी गरिमा जी। ठीक है, पंकज छेत्री जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। पंकज जी, राजेश जी ने बहुत जल्दी अपनी बातें कह दी, क्या कहना चाहेंगे? जो तस्वीरें सामने आई हैं तो बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मैं अभी आपके उसमें सुन रहा था सीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पुल का एक कोना टूटा है ना, तो वैसे ही ये हर बारी कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ प्रश्न पत्र बाहर आए हैं। मुद्दे तक आप रहेंगे अब इसको अच्छा खुद ही समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। ठीक है। करोड़ों रुपए लगाकर जनता के और उसको पहली बारिश में ये जब सुहा हो गए हैं तो अब ये बताते हैं कि भाई अभी तो उसका कोना टूटा है, अभी पुल टूटने का इंतजार करिए। वैसे ही आप देखेंगे एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो बड़ासी और सोडा सरोली में पुल का जो किनारा टूटा है वो अभी तक जो है 5 साल हो गए उसको, आज तक नहीं बनाया गया है। आप देखेंगे किस प्रकार से मेट्रो जो देहरादून में शुरू करने वाले थे वो बंद हो गई है। कई सौ करोड़ों रुपए स्वाह करने के बाद अब इनकी रिपोर्ट आई है कि वो देहरादून में मेट्रो की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट सिटी की आप हालत देखेंगे, 1400 करोड़ रुपए ये पता नहीं विधायकों को खरीदने में, सरकारें तोड़ने में इन्होंने खर्च कर दिए सारे पैसे और जनता को केवल रंगाई पुताई दीवालों पे करके दे दी। स्मार्ट सिटी लिखा उसमें, देहरादून स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। तो स्थिति ये है गरिमा जी कि बंदर बांट हो रखी है, जनता के पैसों की लूट हो रही है
और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार केवल भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा कोई काम सरकार का नहीं है। वहीं आप देखेंगे कि नमामि गंगे, जो गंगा हमारे यहाँ से गंगा पावन हमारी जो गंगा माँ है, उस पर 40,000 करोड़ रुपए ये सफाई के लिए खा गए हैं। और आज तक गंगा की स्थिति ये है कि अब इनको ले जाके अगर मैं अपने साथ एक जगह हरिद्वार में है वहां स्नान कराऊं तो ये नहाने उसको आचमन नहीं कर पाएंगे गंगा के पानी का। तो बुरी स्थिति है गरिमा जी, बहुत बुरा हाल है। और केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी है धामी सरकार में। और मैं तो कहूंगा कि बिल्कुल जो इनको कई प्रकार के नाम इनके चाटुकारों ने दिए हैं, पर हम लोग कहते हैं कि भ्रष्ट धामी और भ्रष्ट धामी सरकार। और जल्दी अगर ये जो है नहीं सुधरे तो 2027 में जनता इनको सुधारने का काम करेगी गरिमा जी। चलिए ठीक है, लौटते हैं हम आपके पास में और मेहमान हैं दीपक रावत जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत दीपक जी आपका। दीपक जी, बारिश में बेनकाब हो गई सभी तैयारियों के वो बातें जो अब तक की जा रही थी, अलग अलग जगहों पर, कहीं पर पुल धराशायी हो रहे हैं तो कहीं पर सड़कें मलबे में तब्दील होती जा रही। चारधाम यात्रा तो लगभग रोक ही दी गई है, हर साल ऐसा होता है, लेकिन पर्याप्त इंतजामात हर बार क्यों नहीं किए जाते? हर बार वही कारण, वही समस्याएं जब सामने आती हैं, वही कारण सामने आते हैं, तो क्या उनके स्थायी समाधान नहीं किए जा सकते? देखिए गरिमा जी, निश्चित रूप से स्थायी समाधान किए जा सकते हैं और बहुत हद तक प्राकृतिक जिस प्रकार से सवाल पूछती है उसके जवाब दिए जा सकते हैं, पर उसके लिए नीयत सही होनी चाहिए। और नीयत सही अगर आपकी नहीं है, भ्रष्टाचार की नीयत हो, पैसा कमाने की नीयत हो, पैसे के बंदरबाट करने की नीयत हो, तो जो आपने प्रेमनगर का पुल के जो उदाहरण दिया वो दिख रहा है। मात्र 16 दिन में 16 करोड़ स्वाहा। प्रश्न अधिकारियों से पूछे जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, प्रश्न पीडब्ल्यूडी विभाग के जो मंत्री हैं उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्यों नहीं उनको पूछा जा रहा है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती है? क्या कारण है कि 16 दिन में 16 करोड़ का पुल स्वाहा हो गया? सह नहीं पाया एक बरसात को। सतपाल महाराज जी हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, क्यों नहीं उनका नाम आ रहा? क्यों नहीं उनसे पूछा जा रहा है? क्यों अधिकारियों की बलि लेने की बात की जा रही है, इंजीनियरों की बलि लेने की बात की जा रही है? तो मंत्री किस लिए हैं? इतने बड़े बड़े विभाग के मंत्रालय क्यों उन्होंने अपने अधीन रखे हुए हैं? गरिमा जी, उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं का प्रदेश है और हर वर्ष सरकार किसी की भी हो, भविष्य में यूकेडी की हो, निश्चित रूप से ये हर बार प्रकृति जो है जब बरसात होती है तो ये एक सवाल पूछती है और उस सवाल का जवाब सरकार को ढूंढना पड़ता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की है, इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार थी, भविष्य में यूकेडी की सरकार हो सकती है, विषय ये नहीं है। सरकार जो भी हो सवाल पूछती है, लेकिन उस सवालों के आपको स्थायी जवाब ढूंढने पड़ेंगे। यदि आप ढूंढना चाहेंगे, यदि आपको मानना पड़ेगा कि आपको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी तो ढूंढने पड़ेंगे। पर अगर हम प्रश्न कर रहे हैं, पिछली बार के प्रेमनगर पुल की जहां टूटी थी, क्या कहा था कि हम जल्द से जल्द बनाने देंगे, बन जाएगा। 16 करोड़ आपने स्वाहा कर दिया। अब क्या पूछा जा रहा है? इंजीनियरों की गलती है। और सबसे बड़ी जो परेशानी का सबब बना हुआ है वो समस्या से भागना, पिंड छुड़ाना। मतलब उद्घाटन करने के लिए आप चले जाएंगे पुल का, आप कहेंगे देखिए हमने समय से पहले पुल का निर्माण कर दिया, आप वही लूटेंगे। और जब वही पुल 15 दिन 16 दिन में बह जाएगा तब आप अधिकारियों पे, इंजीनियरों पे पल्ला झाड़ देंगे, उनपे कहेंगे कि इनकी गलतियां हैं। सवाल यह है कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है लगातार? आप रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं बन रहे हैं? ये अगर आप विभाग आपके पास है, आपके विभाग के अंतर्गत ये काम हुआ है, तो मंत्रालय जो मंत्री है वो रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं है? जब रिबन काटने के लिए मंत्री आ सकते हैं तो जब पुल बह गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे? इस प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या जो भ्रष्टाचार बना हुआ है, आपदा एक तरीके से अवसर बना हुआ है इस प्रदेश में सरकारों का, कि आपदा में जो धन खर्च किया जाता है उसका आय व्यय किसी टैग भी नहीं मांग सकती है और आप देते भी नहीं है। और यही कारण है कि ये महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के पास है और आप खर्च लगा लीजिए, आप पता करिए। कैग ने स्वयं प्रश्न किया 2024 के जब इन्होंने बजट पेश करा, 1500 करोड़ कहां खर्च हुए इसका कोई भी बिल सरकार पेश नहीं कर पाई। ये मैं बजट की बात बता रहा हूं आपको, सीएजी की रिपोर्ट में प्रश्न करा उन्होंने, कहां गए खर्च कर, कोई रिपोर्ट नहीं दी। विषय ये नहीं है, विषय यह है कि आपने खर्च किया है तो आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए। ये गल्ले की दुकान थोड़ी है कि आपने कोई खर्च किया आपको देने का पता ही नहीं चल रहा हो। सरकार खर्च कर रही है, सरकार ने अगर कहीं किसी को भी दिया है उसका खर्च होना चाहिए, सही जगह पर खर्च होना चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से सरकार बचना चाहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मंत्री बचना चाहते हैं, इसी वजह से नहीं बता रही है। स्मार्ट सिटी की बात अभी पंकज भाई ने करी, 100 स्मार्ट सिटी पूरे भारतवर्ष में बनेंगे, कहां बने? 100 बन गए क्या? आप उत्तराखंड की बात करिए, ड्रेनेज उसमें सबसे प्रमुख था। पिछली बार की डिबेट में गरिमा जी आपने विषय उठाया था, ड्रेनेज सबसे
प्रमुख मुद्दा था। क्या ड्रेनेज की समस्या सॉल्व होगी देहरादून की? पानी रोडे तालाब बनी हुई है, जरा से बारिश होती तालाब बन जाते हैं। तो कहने का सिर्फ मेरा अर्थ यह है कि अब हम विपक्ष में हैं, जरूर हम प्रश्न कर रहे हैं सरकार की, लेकिन सरकार भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मंत्री भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आप खाली इंजीनियरों के पास ये कह देंगे कि इंजीनियरों की गलती है, ठेकेदारों की गलती है। और सबसे बड़ी मैडम ना, आप बचने का तरीका ढूंढिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद चमोली जी क्या कह रहे थे कि मैं खुद इससे पीड़ित हूं, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं। तो क्या हम ये माने कि उत्तराखंड में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं? सरकार के जो मंत्री हैं उनके अधीन नहीं है, उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। मतलब बेशर्मी देखिए, आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आप किस लिए बैठे हुए भाई? चाहिए सत्ता छोड़िए, उनको आने दीजिए जो अधिकारियों को टाइट कर सके। यदि साठ गांठ ना हो तो क्या कोई मंत्री की बात नहीं सुनेगा कोई अधिकारी? ये अधिकारी इतने बड़े हो गए क्या इस प्रदेश में, चाहे वो IAS लेवल के हो या इंजीनियर लेवल के हो, कि वो किसी मंत्री की बात ना सुने? पर मंत्री की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? यदि 40% कमीशन ले रहे हैं, ठीक है, वही यदि कमीशन की बंदरबाट हो, 60 गांठ हो, तो वो क्यों सुनेगा आपकी बात भाई? वो कहेगा जी जो हिस्सा बटा है उसमें आपका भी तो अधिकार था, आपने भी तो लिया है, तभी तो कोई मंत्री। यदि कोई सब साफ सच छवि का व्यक्ति होगा या मंत्री होगा, व्यक्ति भी होगा तो अपना काम बहुत अच्छा कर रहा होगा, और यदि मंत्री होगा तो वो जवाब ही मांगेगा अधिकारियों से। लेकिन अगर कमीशन की बंदरबाट में उसका हिस्सा होगा तो कोई सवाल नहीं पूछ सकता और फिर वो अधिकारियों में डालेगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है गरिमा जी इस प्रदेश। ठीक है सर, चलिए लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका सर। आपदा के बीच सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जब अलर्ट था तो फिर इंतजाम क्यों नाकाम साबित हुए? और हर बार ये समस्याएं बरसात के मौसम में हम देखते हैं प्रदेश में आती हैं, बड़ी बड़ी तबाहियां इस प्रदेश ने देखी हैं, बहुत बड़ा नुकसान भी देखा है, लेकिन कभी भी उतने इंतजामात नहीं देखे जो होने चाहिए। दावे हर बार होते हैं लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। अरुण जी। गरिमा बिल्कुल सही बोल रही हो। अगर आपको पहले याद हो कुछ साल पहले की बात, तो जो सड़कें बनती थी वो 10 साल चलती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज भी जो पुरानी सड़कें हैं वो वैसी की वैसी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बनी हुई हैं, उन पे बारिश आंधी तूफान का कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ऐसी कौन से कारण हो गए कि पिछले कुछ सालों में चीजें बनती बाद में है, पहले उखड़ जाती हैं, बिगड़ जाती हैं? आखिर कोई तो कारण होगा। गरिमा, ये बड़ा गंभीर विषय है कि 16 दिन पहले जो पुल बना उसकी एक तरफ की पूरी रोड गायब हो गई, गड्ढा पड़ गया, और अब उसे लिपाई पुताई के लिए कोई कह रहा है कि अप्रोच रोड खत्म हुई, कोई कह रहा कि साइड की दीवार टूटी है। ये अलग अलग बयान लोगों के सुनने को मिल रहे हैं, और ये बड़ा इस गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि आपने 16 दिन पहले कोई पुल बनाया और वो गायब हो गया, और आप ये दावा कर रहे थे कि रिकॉर्ड समय में वो पुल बना है। आपको अगर आपको याद हो 2-2.5 साल पहले मेरे पैनलिस्ट हैं, ये बैठे हैं, रानी पोखरी में भी पुल ऐसी बारिश में गायब हो गया था, लेकिन वो पुल टाइम पे बना और आज भी वो पुल काम कर रहा है, चल रहा है। उसके अवार्ड भी दिया गया उन ठेकेदारों को जिन्होंने वो बनाया। तो एक ही प्रदेश में 2 अलग अलग क्वालिटी की चीजें कैसे बन सकती हैं? और हम आज भी पुरानी सड़कों को देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता बारिश होने पे उनको। और दूसरी चीज, एक अगर आप शहरों की या ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाल देखें कि सड़कें बन रही हैं लेकिन कोई विभागों के बीच में तालमेल नहीं है। सड़क बन जाती है तो टेलीफोन वाले आ जाते हैं लाइन बिछाने, फिर बन जाती है तो पानी वाले आ जाते हैं लाइन बिछाने, फिर बन जाती है तो बिजली वाले अंडरग्राउंड करने आ जाते हैं, फिर बन जाती है तो सीवर लाइन वाले उखाड़ने आ जाते हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर कमाई के कितने स्रोत विकसित करेंगे भाई? अरे उस सड़क को जब बनती है कोई भी सड़क, तो सारे विभागों से तालमेल करके ये फैसला हो जाए कि पहले जो काम उसने होने वो करवा लिए जाए, उसके बाद सड़क बने, ताकि उसे उखाड़ने की जरूरत ही ना है। गली गली में सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। आप देहरादून जैसी स्मार्ट सिटी का हाल देख लीजिए, गली गली में सड़कें उखड़ी पड़ी है, कहीं सीवर के लाइन पे के नाम पे, कहीं गैस पाइपलाइन के नाम पे, कहीं पानी के नाम पे, कहीं बिजली के नाम पे उखड़ी पड़ी है। और ये बार बार अधिकारियों ने अल्टीमेटम दिया था कि वो बरसात से पहले दुरुस्त कर ली जाएंगी।
लेकिन बरसात आ गई, आधा देहरादून तालाब बन जाता है जरा सी बारिश होती है। आखिर वो ड्रेनेज सिस्टम किस काम आएगा, जिसकी बात हमारे साथी कर रहे थे। तो ये बड़ी दुश्वारियां हैं और मुझे लगता है कि जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, अभी कुछ साथियों ने कमीशन की बात करी, देखिए अगर ये कमीशनबाजी ना होती तो चीजें इतनी जल्दी बिगड़ती नहीं। आज भी चीजें बन बाद में रही है, उखड़ पहले रही है, टूट पहले रही है, ढह पहले जा रही है। आखिर ये हो क्या रहा है? ये उत्तराखंड नवोदित प्रदेश है और जिन लोगों के जिम्मे ये जिम्मेदारी थी कि इसको विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, आखिर ये कौन सा विकास है, ये समझना पड़ेगा। अगर ये विकास व्यक्तिवाद का है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये प्रदेश के लोगों के लिए विकास है तो इसको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आखिर ये विकास किसके लिए हो रहा है और आखिर जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं? ये बरसात आ गई आपके सामने, हम हमेशा अतिक्रमण की बात करते हैं डिबेट्स में। आप देखिए नदी नाले खाले चालों के किनारे जो लोग बसे हैं, आज की तारीख में यह है कि अब प्रशासन उन्हें मुआवजा बांटने लग जाएगा, जबकि वो अवैध बसे में, क्योंकि उनके किसी की झोपड़ी में पानी घुस जाएगा, किसी का कुछ होगा। तो ये सारी स्थितियां हैं गरिमा जी। ठीक है, चलिए लौटेंगे हम सभी मेहमानों के पास में, अपनी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप पर रोक रहे, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए राजेश बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? एक ही प्रदेश में अगर दो अलग जगहों पर दो तरीके का निर्माण हो रहा है, दो अलग अलग तरीकों की तस्वीरें आ रही हैं, तो जरूर बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। आखिर भ्रष्टाचार की भेंट ये सरकारी संपत्तियां क्यों चढ़ रही हैं? जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड में हमेशा संभावनाएं बनी रहती है कि जगह जगहों पे अतिवृष्टि होती है और होती आई है। पहले भी जब ये राज्य यूपी के साथ था तभी अतिवृष्टियां होती थी, लेकिन उतना कवरेज नहीं पहुंच पाता था कि वो खबरें कहीं ना कहीं सर्व लोगों तक पहुंच पाए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है, आज कहीं पे थोड़ी सी भी घटना दुर्घटना होती है तो पूरे देश और देश से बाहर भी वो घटनाओं का जिक्र हो जाता है। निश्चित रूप से जिस जगह की हम बात कर रहे हैं, और जैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुन पाया, आप लोगों की रिपोर्ट में भी देखा, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि जो पुल निर्माण, जिस निर्माण को बार बार हमारे विपक्षी साथी एक मुद्दे की तरह यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, वो जो पुल है वो अभी भी सुरक्षित है। जो उसकी अप्रोच रोड थी उसका जो हिस्सा कटा है, उसके लिए भी जो जिलाधिकारी महोदय वहां पर गए हैं उनके द्वारा उस हिस्से पर भी तो वही निर्माण सामग्री लगी होगी जो पूरे पुल में लगी। कुछ डिफरेंस था क्या? नहीं, मैं डिफरेंस तो एक्चुअली मैं जब 2-3 बार उस रोड से गुजरा तो उसमें ये समझ पाया कि जब पिछले साल ये पुल गिरा था तो एक अप्रोच रोड पैरेलल बनाई गई थी जो घूम के पुल की तरह जाकर वो उस नंदा की चौकी को क्रॉस कर रही थी। लेकिन वर्तमान में जो पुल था वो पूर्णतः नया निर्माण किया गया था। उसकी जो अप्रोच रोड थी वो दो साइड पैरेलल अभी भी बनी हुई थी। जो पुल का हिस्सा इसमें दिख रहा है, पुल जो ब्रिज है, ब्रिज अपनी जगह पे स्थिर है, लेकिन जो उसको टच कर रही है रोड वो कहीं ना कहीं उस अप्रोच रोड का हिस्सा है, जिसके लिए जो जिलाधिकारी वहां पर गए, उन्होंने पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी थे, संबंधित विभाग के अधिकारी थे, किसी की तो नाकामी थी ना, किसी की तो नाकामी जरूर रही। बिल्कुल नाकामी है। मैं उस बात से कहां पीछे हट रहा हूं। मैं तो जब शुरुआत में अपनी बात कही, मैंने सबसे पहले यही बात की कि जिन लोगों की कमियां हैं उन कमियों पे निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में और लोगों के लिए भी उदाहरण बन सके कि अगर किसी तरह से सरकार के द्वारा सही नियत से काम किया जाता है तो उसमें लापरवाही और जो जिस तरह के आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अभी कई सारी बातें अपने अपने स्तर पर निकल कर आई। कुछ साथियों ने कहा जी मंत्रियों के और ठेकेदारों के और ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ होती है, इसलिए वो उनकी बात नहीं सुनते। कभी ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कमीशन जारी है, मेरा कोई पार्टनर बन रहा है और कोई घटना होती है तो मैं अपने पार्टनर के ऊपर वो बात थोप दूंगा और अपने आप को सुरक्षित वहां से निकालूंगा। जब आदमी का किसी के साथ लेन देन होता है तो कभी ऐसा मुमकिन हो पाया कि आरोप किसी और के ऊपर मढ़ा जाए, तो ये तो खैर बेबुनियाद बात है, विपक्ष का काम है। और ऐसा नहीं है कि जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं वो कभी सत्ता में नहीं रहे या सत्ता को समर्थन नहीं दिया या कभी पक्ष में रहे और कभी पक्ष में नहीं रहे, ऐसा नहीं है। सभी ने सत्ता में अपनी अपनी जगह पे जनता द्वारा चुनकर आकर अपनी अपनी बातें रखी हैं। लेकिन आज ठीक है, ये प्रमुख विपक्षी दल है, इनको अगर जनता ने किसी तरह से बाहर बैठने का अगर निर्णय दिया है तो जरूर इनके अंदर भी कोई कमियां रही होंगी। और जिस
हम इस उत्तराखंड के अंदर संतुलन और काम की हम बात कर रहे हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि सरकार वचनबद्ध है अपने लोगों के लिए, चाहे अतिवृष्टि के कारण प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई भी घटना होती है तो सरकार जिम्मेदारी से, चाहे सफलता या विफलता, दोनों का श्रेय अपने ऊपर लेने को तैयार है। लेकिन अगर ये बार बार ही उस बात को ऐसा कहना चाहेंगे कि रिबन काटने के लिए हम जा रहे हैं और कोई घटना हो रही है तो उस बारे में हम लोग उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, तो ये निराधार बातें हैं। ऐसा नहीं है, सरकार दोनों पक्षों में अपने ऊपर बात लेने को तैयार रहती है। और इस पे मैं यही मानकर चलता हूं कि अगर ऐसी कार्रवाई कहीं पर भी हो रही है तो सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। ये बात और है कि विपक्ष इसको मुद्दा बना के अपने लिए ऐसे, जैसे अभी आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात कहते हैं, निश्चित रूप से इनके लिए अवसर हो सकता है। हमारे लिए पीड़ा की बात है ये कि अगर हमने कोई काम अच्छा करने की कोशिश करी और वो खराब हो गया तो उस खराब काम को भी ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम निश्चित रूप से उस खराब काम को ठीक करके देंगे। जैसे जिलाधिकारी महोदय जी ने अभी बताया कि हम 3 से 4 घंटे में इस रोड को सुचारू कर देंगे, तो ये जरूर सुचारू होगी। बाकी विपक्ष को मुद्दा बनाना है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे इनके पास है नहीं। ऐसे मुद्दों को रोज ढूंढ रहे हैं, ये तो चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर रोज पुल गिरे। ये तो हंसी आती है मुझे राजेश जी की बात सुन के। हम ऐसा नहीं सोचते राजेश जी, ये क्षेत्र के बाहर, ये अंतर्राष्ट्रीय, ये नेपाल का मुद्दा है। चलिए पंकज जी, मैं आ रही हूँ, इसके बाद आपके पास। क्षेत्री जी जरूर नेपाल का होगा आपके लिए, आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, पंकज जी क्या कहना चाहेंगे सर? क्षेत्रीय मुद्दे नहीं बचे आपके पास? आप ये कहना चाहूंगा कि ये भ्रष्ट सरकार है गरिमा जी। आप ये कह रहे थे अधिकारियों की कमी है, अधिकारी हमारे सुनते नहीं। हाँ, मैं कहना चाहता हूं ये मिली भगत है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक अधिकारी एमडी था पिटकुल का, उसको हाई कोर्ट की फटकार के बाद जैसे तैसे पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने हटाया, फिर उसके लिए कानून बदले और फिर उसको अभी यूपीसीएल में दोबारा एमडी बना दिया। उस अधिकारी को, जो प्रकाश चंद ध्यानी को, जिसको लताड़ पड़ी है हाई कोर्ट से। तो इसी प्रकार का इनका पीडब्ल्यूडी में भी सांठगांठ है, पेयजल में भी सांठगांठ है, सारा सिस्टम इनका सांठगांठ से चल रहा है। यही हालत है और इसी कारण से, और ये जो 40% कमीशन की बात आई है ना अभी, ये बिल्कुल धरातल पे आप ठेकेदारों का स्टिंग ऑपरेशन करिए, मिलिए, वो रोते हैं। वो कहते हैं सरकार को हम पहले कमीशन ब्लैक में कमीशन मांगते हैं, उसके बाद अगर काम मिले तो हम भैया क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे। बहुत बुरी स्थिति है गरिमा जी, आप मानिए। और उसका सीधा उदाहरण है प्रेम नगर का ये पुल, नंदा की चौकी का। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण है आपका मेट्रो प्रोजेक्ट। तीसरा सबसे बड़ा उदाहरण है स्मार्ट सिटी। तो ये भ्रष्ट सरकार है और इनकी भ्रष्टाचार की कलई अब खुल रही है। और 16 दिन में 16 करोड़ जैसे स्वाह हुए, वैसे कई 100 करोड़ रुपए स्वाह ये कर चुके हैं गरिमा जी। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और मिलजुल के अधिकारियों की कह रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे, इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो हम अब बताएं हमें कौन अधिकारी नहीं सुन रहा है, हम उसका घेराव करेंगे, जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम बताएंगे उसको क्यों नहीं सुन रहा है। भाई तू इतने हमारे जो पूर्ण बहुमत की सरकार है उसके नेताओं की बात अब नहीं सुन रहे हैं। तो ये मिले हुए हैं, सांठगांठ है, तब ये सब चल रहा है। और नंदा की चौकी का जो पुल है उसका जीता जाता उदाहरण है। पिटकुल का जो एमडी का प्रकरण है, जीता जाता उदाहरण है। अभी यूपीसीएल का उसे दोबारा से चार्ज दे दिया गया और पिटकुल का भी चार्ज देने की तैयारी है। तो ये सीधा नेक्सस है इनका अधिकारियों के साथ मिलके, और उसको वो भ्रष्टाचार की भेंट पूरा उत्तराखंड चल रहा है, पूरी बलि चढ़ाई जा रही है, जिसको उत्तराखंड की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है सर, गरिमा जी अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले गोरखपुर चलते हैं, तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बार एसोसिएशन की इस कार्यकारिणी को जो श्री उमापति उपाध्याय जी और श्री अनुज आस्थाने जी के नेतृत्व में आप सबने निर्वाचित की है, इन सब के निर्वाचन के लिए इन्हें बधाई देता हूं। और इस पूरी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक तरीके से चयन करने और आज इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस गरिमामय समारोह को, परिचय समारोह को और भी गरिमापूर्ण तरीके से आप लोगों के द्वारा यहां पर संपन्न किया जा रहा है, इसके लिए मैं आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत ने स्वतंत्र होने के उपरांत अपनी संसदीय
लोकतंत्र को अंगीकार किया और जिसका आधार लोकतंत्र के वे 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जिनमें विधायिका है, न्यायपालिका है और कार्यपालिका है। हम इन सभी तीनों स्तंभों को जब देखते हैं तो तीनों स्तंभ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करते हुए जब पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं तो वह एक सामान्य नागरिक उससे लाभान्वित होता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दे पाते हैं। जब हम न्यायपालिका की बात करते हैं तो इन तीनों, चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, इन तीनों के बीच यानी न्यायपालिका के संवाद को आगे बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह हमारे अधिवक्ताओं की होती है। एक सामान्य नागरिक की बात को न्यायपालिका तक पहुंचाना और उसको समस्या तक पहुंचाने का, समाधान का रास्ता भी निकालना, इसमें एक बड़ी भूमिका आप सभी अधिवक्ताओं की है। और उस भूमिका को एक विश्वास के संबंध के रूप में स्थापित करना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर इस बात को मानता हूं कि हमारे अधिवक्ता केवल एक मुकदमा नहीं लड़ते, बल्कि एक सामान्य नागरिक के विश्वास के प्रतीक होते हैं। वह समाज के एक विधिक सलाहकार भी हैं। वे संविधान के एक सच्चे प्रहरी के रूप में, उस वाहक के रूप में, सारथी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। और याद रखना, विधि का शासन तब आता है जब न्याय की गुणवत्ता हो, न्याय सुलभ हो, सर्वसुलभ हो और समयबद्ध हो। न्याय की गुणवत्ता के लिए, न्याय की सुलभता के लिए और न्याय की समयबद्धता के लिए भी जो सबसे बड़े वाहक के रूप में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह अधिवक्ताओं की होती है। और ऐसे अधिवक्ताओं से जुड़े हुए उनके बार एसोसिएशन में मुझे एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को हृदय से बधाई भी देता हूं। गोरखपुर सिविल कोर्ट की स्थापना, इसका एक लंबा इतिहास है। 1895 में इसकी स्थापना होती है। अब सोचो, पीढ़ी दर पीढ़ी न्याय के लिए, सत्य के लिए, समाज के उन मूल्यों और उन सिद्धांतों की स्थापना के लिए गोरखपुर का यह न्यायालय परिसर पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगा हुआ है। याद करिए, देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भी गोरखपुर की कचहरी की बड़ी भूमिका थी। उस समय
बार एसोसिएशन सिविल कोड गोरखपुर के अधिवक्ताओं ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और यही कारण है कि बार एसोसिएशन गोरखपुर ने केवल स्वाधीनता आंदोलन ही नहीं बल्कि स्वाधीनता आंदोलन के बाद भी राजनीति के समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने प्रतिनिधित्व भी देकर के समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। जब हम यहां के इतिहास के बारे में कहते हैं तो बाबू चारू चंद्र दास जी, जस्टिस इस्माइल, इनका नाम हम सबके सामने बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। यहीं के अधिवक्ता पंडित हरीश चंद पति त्रिपाठी जी, प्रमोद चंद कुमार श्रीवास्तव जी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति के रूप में इन्होंने यहां के बार को सम्मानित किया। एडवोकेट केपी सिंह जी राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने आप सबकी बदौलत उत्तर प्रदेश के अपर हाउस का प्रतिनिधित्व किया। 2-2 बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। यानी जिस बार का महत्व इस बात से जोड़ा जाता है कि उसने न्यायमूर्ति दिए, स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी सेनानी दिए और उसने एक समृद्ध विरासत अपनी वर्तमान पीढ़ी के लिए हो। उस बार एसोसिएशन के साथ जुड़ना और उस बार के साथ, उस गरिमा के साथ आगे बढ़ना एक हम सब के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है। मित्रों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत की आजादी के दौरान देश के अधिवक्ताओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। उस समय देश की आजादी के आंदोलन को नेतृत्व देने वाले जितने भी बड़े नेता थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो। तो गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेंगे हम। दीपक रावत जी हैं केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, उनकी से शुरुआत करते हैं। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो राजेश जी ने कारण बताया कि भाई अप्रोच रोड थी, पुल ठीक तरीके से अभी भी वैसे ही बरकरार है, तो अप्रोच रोड में क्या कुछ अलग होता है? मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन की सबकी प्रक्रिया एक होती है। हाँ, बस पुल के लिए कुछ एक अलग टेक्निक जरूर होती होगी, एक आम आदमी जितना समझ पाता है वो यही है, मटेरियल तो सेम ही यूज होता है। देखिए, आप शायद उनकी बात को समझ नहीं पाए। वो ये कहना चाह रहे थे कि पुल के जिस हिस्से में गया है वहां भ्रष्टाचार था और पुल के बाकी जो पकड़ा था हिस्सा था वहां पर सीमेंट लगा हुआ है। आप समझे नहीं वो क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं समझ गई, आपने समझा दिया। गया है भ्रष्टाचार में लिप्त था, वहां पर रेत ज्यादा मिली हुई थी और जो पुल अभी स्थिर है, जहां पर मतलब हमने सीमेंट लगाया है, क्योंकि जानकारी के पास पूरी है, जहां पर हमने सीमेंट लगाया है, बिल्कुल पक्का किया है, वो अभी भी खड़ा है। लेकिन जहां पर कमीशन गया, जहां पर वो रेत ज्यादा चली गई, वो हिस्सा बह गया। अब आते हैं मुद्दे की बात में। गरिमा जी, इस प्रदेश में अंग्रेजों के टाइम के पुल आज तक चल रहे हैं। अंग्रेजों गए वो कम से कम 78 साल हो गए यहाँ से गए हुए, और उससे पहले के पुल बने हुए हैं। अगर राजेश भाई की बात को मैं स्वीकार कर लेता, यदि इस प्रदेश में नए नए पुल बने होते तो। अंग्रेजों पहाड़ में अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जो अंग्रेजों के बनाए पुल अभी भी चल रहे हैं। यहाँ 16 दिन में पुल बह जा रहा है और आप बगले झाग रहे हैं, आप उदाहरण आप एक्सक्यूज देने लगे हुए हैं, और जबकि अंग्रेजों के 100 साल के पुल अभी भी चल रहे हैं। क्योंकि उनकी नीति ये थी, उनको लगता था कि हम 100 साल हमारी पीढ़ियां रहेंगी तो उनके लिए ये बना के जाएंगे, या जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए बना के जाएंगे। तो उन्होंने उसकी मजबूती का ध्यान दिया। उन्होंने ध्यान रखा कि यहाँ के आवाजाही में ये सहयोग करेगा, सालों साल तक ये चलना चाहिए। लेकिन यदि आपको हर 5 साल में पुल बनवाना हो, हर 5 साल में उसकी कमीशन खानी हो, हर 5 साल में आपके ठेकेदार को संतुष्ट करना हो, अधिकारियों को संतुष्ट करना हो, तो वहां पर ये इस तरह के जो दृश्य हैं वो देखने को मिलते हैं।
वरना यदि उदाहरण अरुण जी ने दिया, यदि ये उदाहरण मैं देता तो ये कहती जी देखिए हमारे अरुण जी ने क्या उदाहरण दिया कि जो एक पुल बना एक ही प्रदेश में, एक ही जिले में, उसमें अवार्ड दिया जा रहा है, मजबूती है, बहुत अच्छा है, और वहीं दूसरी जगह एक पुल है वो 16 दिन में बह जा रहा है। तो ऐसा कैसे संभव है? तो ये संभव तभी होता है जब पुल निर्माण में कमीशनखोरी होती है, रिश्वतखोरी होती है, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तभी बदर बाट होता है। यदि अगर सही ढंग से होता तो आज 16 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं भाई। और 16 करोड़ में आपने वो पुल पहले भी वही था, कौन सा पूरा पुल तोड़ दिया गया? अगर पुल पूरा पहले भी पुल का एक ही हिस्सा गया था और मजबूती वही हिस्सा गया जो इस बार भी गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछली बार भी इसी तरफ का हिस्सा गया था, उस तरफ का हिस्सा गया था, अब इस तरफ का हिस्सा चले गया। तो कहने का मतलब है कि आप अगर आपकी नीयत सही होगी, आपको यह देखना पड़ेगा कि कम से कम 50 साल तक ये पुल चले, उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, सामान में अच्छी सामग्री लगाई जाए, तो निश्चित रूप से पुल रहेंगे, पुल गिरेंगे नहीं। लेकिन जहां पर भ्रष्टाचार होगा ना गरिमा जी, जहां पर कमीशनखोरी होगी, पैसा कमाने की नियत होगी, तो पुल भी क्या, कोई रोडें भी नहीं बचेंगी। और इस प्रदेश का विडंबना है, मैंने पहले कहा था, प्रकृति हर साल जब बरसात आती है बड़े बड़े प्रश्न पूछती है सरकारों से, पूछती है। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, ये कोई नई भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, कल नहीं रहेगी, तो क्या प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाना बंद कर देगी या उससे पहले नहीं दिखाया? वो पूछती है सवाल, लेकिन सवालों के जवाब हमें अपने गिरेबा में झांक के ढूंढने पड़ेंगे। हमें अपनी नियत दिखानी पड़ेगी इस प्रदेश के प्रति, समर्पण भाव खाली जुमलों से, बयानों से नहीं चलेगा। हमें दिखाना पड़ेगा, हमें एक एक चीज, एक एक पत्थर हमने ऐसा रखना पड़ेगा कि 100 साल तक वो कहीं इधर डगमगाए नहीं। अगर इस नियत के साथ अगर हम लोग रोडें बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना नुकसान हो पाएगा या इतना जग हसाई। आज जग हसाई हुई है सरकार की, 16 दिन पहले आपने रिबन काटा, आज आपका पुल बह गया, तो जग हसाई का सवाल बन जाता है। और आज ये जो हम तो उत्तराखंड के हैं, आज ये न्यूज पूरे भारतवर्ष में चल रही होगी। याद करिए बिहार में भी ऐसे पुल गिरा था, निर्माणाधीन पुल गिर रहा था, तो हमारी नजरों में तक देखो कितना भ्रष्टाचार है वहां बिहार में। और आज अगर 16 दिन में ये पुल गिरा, इसकी खबर पूरे भारतवर्ष में आ रही होगी, तो आप यकीन माने वो क्या सोच रहे होंगे कि जो धर्म नगरी है, जो अध्यात्म की नगरी है, वहां पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार, वहां पर इस प्रकार का कृत्य कि पुल सह भी ना पाए, 16 दिन में ना चल पाए। ठीक है, क्या इमेज बना रहे हैं, क्या इमेज प्रस्तुत कर रहे हैं उत्तराखंड की? ये सरकार को ध्यान नहीं है क्या? ठीक है सर, चलिए ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में हम। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी का रुख कर लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, ये सिर्फ इस एक जगह की बात नहीं है, चलिए हम किसी भी कारणवश ये मान लेते हैं, जो भी राजेश जी बता रहे हैं कि भाई वो अप्रोच रोड थी, इस वजह से वहाँ पर ऐसा हो गया, पुल ठीक है। सिर्फ एक पुल की बात थोड़ी ना है, अभी आप निकल जाइए कहीं पर भी, और पहाड़ी इलाकों के लिए भी हम कुछ खास नहीं कह रहे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में स्थितियां हम समझते हैं कि इस मौसम में, बरसात के मौसम में खास तौर पर समस्या होती है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी इस तरीके की समस्याएं आम हो गई हैं। आप देखिए, सड़क बनती है, कुछ महीने ही बीतते और उसके बाद उस सड़क की क्या स्थिति हो जाती है, तो फिर क्या वहाँ पर भी आदमी सवाल ना पूछे? और अगर अधिकारी अफसर आपकी बात नहीं सुनते तो बिल्कुल ठीक बात है, पंकज जी कह रहे हैं हमको मौका दीजिए, हम पूरी तरीके से अधिकारियों को पर लगाम लगाएंगे। अरुण जी। गरिमा, देखिए ये बहुत, क्योंकि हम जितने भी लोग पैनल में बैठे, हम टेक्निकल लोग नहीं हैं, और हमें नहीं पता है कि पहले क्या मटेरियल लगता था, अब क्या मटेरियल लगता है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही बात कर रहा था किसी अधिकारी से, तो उसने कहा अब तारकोल का प्रयोग नहीं होता, तारकोल की जगह कोई दूसरा अल्टरनेटिव यूज करते हैं सड़कों के लिए, क्योंकि उसमें बचत ज्यादा होती है। और वो क्या होता है कि हल्का सा पानी जब वो बिछाई जाती है रोड़ी के साथ, वो केमिकल मिला के तारकोल बिछता था, तो आपको लगता था कि हमें सबको पता है कि पकड़ होती थी। अब वो कोई दूसरी चीज यूज हो रही है, बचत के लिए कर रहे हैं ये, तो वो उससे क्या हो रहा है, जैसे ही पानी पड़ रहा है वो एडेसिव जो है वो छूट जाता है, और उसकी वजह से वो रोड़ी बिखर जाती है। और ये आप तमाम जगह देख लीजिए, जहां भी चाहे पैच वर्क हुआ हो या परमानेंट वर्क हुआ हो, वहां देख लीजिए कि पहली बारिश ने ही जगह जगह पे गड्ढे कर दिए, और वो कम से कम उस क्वालिटी की पोल खोलने के लिए पर्याप्त चीज होती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, देखिए एक जो सिस्टम में बदलाव आया है पहले और अब में, पहले ये लगता था कि जो भी काम सरकारी होता था वो सेवा के लिए होता था,
सार्वजनिक हित के लिए होता था, सार्वजनिक लाभ के लिए होता था। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो भी काम हो रहा है वो व्यक्तिगत लाभ के लिए हो रहा है। तो उन दोनों चीजों में फर्क आ गया। जब भावना में फर्क आ गया, सार्वजनिक लाभ और व्यक्तिगत लाभ में बढ़ गया मामला, तो वो सारी चीजें वो गौण हो जाती है। बाकी फिर आदमी व्यक्तिगत ही सोचेगा। अब वो अपने लिए सोच रहा है, अपने ऊपर के अधिकारी के लिए सोच रहा है, उससे ऊपर के अधिकारी के लिए सोच रहा है, उससे ऊपर किसी मंत्री के लिए सोच रहा है। तो वो एक सिस्टम बन गया, चेन बन गई। और उस चेन को ब्रेक करने की स्थिति है, वो कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। चाहे वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या हम कल यूकेडी की सरकार आ जाए, तो मुझे लगता है वो सिस्टम ब्रेक वो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार जब विधानसभा के अंदर विधायकों के महंगाई भत्ते के बढ़ाने का सवाल हुआ था, तो पुष्पेश त्रिपाठी ने उसका विरोध किया था, यूकेडी के विधायक का। तो बाकी लोगों ने उसे डांट के बैठा दिया, क्योंकि वहां व्यक्तिगत लाभ हो रहा था। इस चीज से समझने की कोशिश कीजिए आप। और आज अगर ये बात आम है कि हर विधायक निधि पे, सांसद निधि पे, या और चीजों पे, जो भी सेंट्रल का बजट आए या स्टेट का बजट आए, इन सब में एक सर्टेन अमाउंट कमीशन का जाता है, तो यह आम हो रहा है। और उससे ये सारी चीजें साफ हो रही हैं कि कहां, अभी कोई कह रहा था 40%, तो हमें तो कुछ परसेंटेज नहीं पता, क्योंकि हमारा आपको तो हिस्सा मिलता नहीं, जिनको मिलता है उन्हें पता होगा ये परसेंटेज कितना होता है। और इसीलिए काम की जो क्वालिटी है वो ठेकेदारों के बीच में जाइए भाई साहब। नहीं पंकज भाई, आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। ये हमारे भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, वो भी बताते हैं हम लोगों को, तभी पता लगता है कि किस तरह उनके सामने संकट ये खड़ा होता है कि कौन सी क्वालिटी दे पाएंगे वो। बिल्कुल, जब आधे से ज्यादा पैसा कमीशन पे निकल जाएगा तो क्या क्वालिटी देंगे। और देखिए, अगर क्वालिटी नहीं होगी तो इसी तरह हम और आप लगातार डिबेट करते रहेंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसे में कोई हादसा हो जाता, आप सोचिए फिर उसके लिए कितनी बड़ी बात थी। राजेश जी, आप सोचिए इन हादसों के पीछे कौन जिम्मेदार होता। अगर एक भी शख्स की जान ऐसी किसी परिस्थिति में जाती है तो आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार होती है, जिम्मेदारी उसी की होती है। मैंने पहले भी ये बात कही है, अभी भी मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ कि देखिए, जहाँ अच्छाई की बात है हम उसका क्रेडिट ले ले, और जहाँ चीजें खराब हो रही हैं उसको हम कहीं नहीं चाहिए हमारा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, वो कहना बिल्कुल गलत होगा। या कई तरह की बातें हमारे साथ ही कर रहे हैं, कमीशन की कर रहे हैं, इधर उधर की कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की कर रहे हैं। देखिए, ये अनुभव हमारे इन साथियों को बेशक होगा, क्योंकि पूर्व सरकारों में ये लोग रहे हैं, इनको अच्छा अनुभव हो सकता है इन सब बातों का। क्योंकि अगर इनकी बात में किसी तरह की, आप जाइए ठेकेदारों के पास जाइए राजेश जी, मैं आती हूं, उसके उनका बाद दर्द आपके भी पास सुनिए कभी। आप ऐसे टिप्पणी करके बच नहीं सकते हैं कि जो कह रहे हैं उसको अनुभव है। आपको ठेकेदारों का दर्द भी समझना पड़ेगा, और ये भ्रष्टाचार के जो जड़ है उस पर भी बात करनी पड़ेगी। आप ये बताइए ना, स्मार्ट सिटी 1400 करोड़ रुपए कहाँ गए? आप बताइए, देहरादून की मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट क्यों, मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट क्यों बंद हो गया? ये सब भ्रष्टाचार की तो सीढ़ी है। और बताइए, आप सोडा सरोली और बड़ासी का पुल देख लीजिए, 5 साल हो गए हैं आज तक उस पे पैच रिपेयर कर रखा है, पत्थरों का एक पुस्ता लगा रखा है, उसके अलावा कोई काम वहां पर नहीं हुआ है। पुल को छेड़ने की भी हिम्मत नहीं करी गई है। कौन ठेकेदार थे वो? क्या ब्लैक लिस्टेड करे गए उसको? आप फिर कमीशन दे के फिर वो काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे, आप खाना पूर्ति करते रहेंगे, विपक्ष को कटघरे में खड़े करते रहेंगे, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, हमारा काम है सरकार को चेतावनी देना, सरकार को चेताना। सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो जनता को जागरूक करना, वो हम भली भांति कर रहे हैं। परंतु जब सरकार के लोग ही, सरकार के चुने हुए नुमाइंदे ही कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इससे स्पष्ट रूप से ये बात सामने आ जाती है कि सब मिली भगत चल रही है। और वो भ्रष्टाचार की भेंट उत्तराखंड का एक एक नागरिक चल रहा है। जिस तरीके से गरिमा जी ने कहा, यदि वहां कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? आप तो सीधे सीधे जो आपका इशारा है वो एक्ट ऑफ गॉड की तरफ है कि ये तो हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो हर साल होता है। अभी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर ये हुआ कि भाई आंधी में पुल उड़ गया, हमने पेड़ उड़ते या बहुत सारी चीजें, पेड़ गिरते, ये सब देखा था, लेकिन पुल ही गिर जाए आंधी में, ऐसी आंधी तो हमने नहीं देखी थी। ये उत्तर प्रदेश में हुआ था।
बिल्कुल। अब स्थिति धीरे धीरे यहाँ पर भी आने वाली है। देखिए गरिमा जी, जो एक्सट्रीम पावर होती है वो कहीं ना कहीं जो सरकारों को निकम्मा बना देती है। अब आप देखिए 2 बारी की पूर्ण बहुमत की सरकार और 2 बारी जो दूसरी बारी हारने के बाद, विधायक हारने के बाद जबरन बनाए गए मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड की सिर पर थोपे गए हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पावर का एक साइड इफेक्ट भी होता है, अहंकार भी होता है, गुरूर भी होता है, घमंड भी होता है। और अब ये चिल्ला के कह रहे हैं कि हम तीसरी बार भी हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनको तमाम नाम दे दिए गए हैं कि ये तो अभी दूध के दांत ही टूटे हैं, आगे देखिएगा क्या होता है। तो इस तरीके से जब अहंकार होता है तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार भी उत्पन्न होता है। तो ये उसी की बानगी मात्र है। अभी आप देखिए चुनाव आने से पहले पहले कितने बड़े बड़े घोटाले, कम से कम चुनाव आने से पहले पहले हमने ये सुना था कि चीजें बेहतर हो जाती हैं पंकज जी, और मुझे लग रहा है आप कह रहे हैं कि और बड़े बड़े घोटाले उजागर होंगे, तो ये तो खैर उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन कुल मिलाकर चीजें बेहतर होती जाएं तो शायद उनके लिए भी ठीक होगा, आम जनता के लिए भी ठीक होगा, और वही ठीक है। क्योंकि जो नुकसान हो रहा है या जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर ऐसे ही आगे चलता रहा काम तो शायद सत्ता पक्ष के लिए मुसीबतें जरूर खड़ी हो सकती हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चीज़ें बेहतर होंगी। शुक्रिया आप सबका जोड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो इंतज़ामों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मानसून की तबाही पर सियासत तेज़ हो गई है। कहीं पर पुल गिर रहा है तो कहीं पर पुल से जुड़ी हुई रोड गिर रही है, जो अपने आप में कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर रही है। और एक तरफ उन दावों की पोल भी खोल रही है जो अब तक सत्ता पक्ष की ओर से किए जा रहे थे। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसाले